हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में सितंबर 2022 के सॉल्यूशंस जो हम कर रहे थे पार्ट बी और पार्ट सी में, तो आज हम स्टडी करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के पीवाईक्यूज। ठीक है, और पेपर रहेगा सितंबर 2022। ठीक है, देखो पहले ना पार्ट सी के क्वेश्चंस करते हैं जो कि 5 मार्क्स में आपसे पूछे गए हैं। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। It says Earth may be assumed to be an axially symmetric freely rotating rigid body. The ratio of the principal's moment of inertia about the axis of symmetry and an axis perpendicular to it. तो इसका मतलब ये हो गया कि I parallel upon I perpendicular है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो आपको दे रखा है 33/32। ओके, टी नोड हमारे पास टाइम है विच इज टेकन बाय द अर्थ टू मेक वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ओमेगा 3 हमारे पास यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग हम ओमेगा 3 अज्यूम कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की, तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई अपॉन में टी नोड। सो टी नोड हमारे पास टाइम पीरियड है जो कि आपको गिवन है, टाइम पीरियड यानी कि टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मेक वन रोटेशन अराउंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसको हम फिगर बनाएंगे ना तो उससे ज्यादा आसानी से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट कहता है टाइम पीरियड ऑफ प्रिसीशन। तो अगर प्रिसीशन फ्रीक्वेंसी को इस ओमेगा से डिनोट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय कैपिटल टी, जहां पर टी हमारे पास होगा टाइम पीरियड ऑफ प्रिसीशन। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में आपको ये डाटा दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे टैकल करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं जो बुक का है हमारे पास में, गोल्डस्टीन जो बुक है ना, गोल्डस्टीन, तो उस बुक को प्रेफर कर रहा हूं मैं। तो वहां से जो थ्योरी है वो इसके आपको मिल जाएगी बुक के अंदर। तो थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो जैसे मान लो ये अर्थ है, ओके, दिस इज अर्थ। अब अर्थ तो सिमेट्रिक है अबाउट द पोलर एक्सिस। ओके, तो हम लिखेंगे अर्थ इज सिमेट्रिक अबाउट पोलर एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक सिमेट्रिक रिजिड बॉडी है। दूसरी बात ये है कि जो अर्थ है उस पर जो कोई भी टॉर्क एक्सटर्नली एक्ट हो रहा होगा हम उसको नेग्लिजिबली स्मॉल लेकर के चल रहे हैं। सो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द अर्थ इज नेग्लिजिबल स्मॉल। इसीलिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अर्थ को ट्रीट किया जा रहा है एज ए फ्री सिमेट्रिक। फ्री का मतलब हो गया कोई टॉर्क नहीं है, और सिमेट्रिक का मतलब हो गया कि पोलर एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो फ्री सिमेट्रिक रोटेटिंग रिजिड बॉडी। तो इस तरीके से हमने इसको कंसिडर कर लिया। अब इसमें देखो यहां पर अगर ये जेड एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस, ओके, ये जेड एक्सिस है। सो अगर इसके अलोंग हमारे पास ओमेगा है, जिसके मतलब इस प्रकार से जैसे रिवॉल्व करेंगे ना तो ओमेगा होगा ना इसके अबाउट। ठीक है, तो यहां पर देखो ओमेगा 3 आएगा, क्योंकि हम जेड एक्सिस के अलोंग बात करें तो ओमेगा 3 आएगा। और इसका जो हमारे पास बनेगा ना फिगर, वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। यहां पर इसका मीनिंग ये हो गया कि जो सिमेट्रिक फ्री रोटेटिंग बॉडी होती है ना, वो हमारे पास में अगर रोटेट कर रही होती है तो उसके लिए जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं ना, जो कि आप देख सकते हो यहां पर एक कोवेरिएंट टेंसर है रैंक 2 का, और अगर आई और जे यहां पर रन करें, आई और जे दोनों रन करेगा 1, 2 और 3, यानी 3 डायमेंशंस में आप डील कर रहे होंगे। 3 डायमेंशंस में आप डील कर रहे हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हमारे पास सिमेट्रिक टेंसर होता है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो यहां पर रैंक 2 है, कोवेरिएंट टेंसर है। तो इसके टोटल 9 कंपोनेंट्स बनते हैं, यानी जो मैट्रिक्स में आप इसको लिखोगे ना तो टोटल 9 कंपोनेंट्स आपके पास आएंगे। अब हमेशा ध्यान रखिएगा एक सिमेट्रिक रिजिड बॉडी के लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो आते हैं, बाकी सब जीरो होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो यहां आ जाएगा मेरे पास I1, I2, I3, बाकी सब जीरो। ठीक है ना, तो यहां पर 0, 0, 0 एंड दिस इज 0, 0, 0, ये। ठीक है, तो ये आपने देखा भी होगा, जैसे मान लो स्फेयर है तो स्फेयर के लिए आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर की वैल्यू तो क्या आती है 2/5 ma², 2/5 ma², 2/5 ma², बाकी जितने भी है ना वो सारे जीरो हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये जो आप डायगोनल टर्म्स देख रहे हो ना, डायगोनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो टर्म्स हैं, दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनको बोलते हैं प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी सिमेट्रिक रिजिड बॉडी का जो फ्रीली रोटेट कर रही है, उसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, यहां पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो गवर्न की जाएंगी फॉर दिस रिजिड बॉडी, रोटेटिंग रिजिड बॉडी, उसको हम लोग आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है वो आपको बता रहा हूं। देखो, τ1 इज इक्वल टू, ये टॉर्क है, ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा I1 ω1 डॉट प्लस में ω2 ω3 एंड I3 माइनस I1। नेक्स्ट इज τ2 इज इक्वल टू I2 ω2 डॉट प्लस में ω3 ω1 एंड I1 माइनस I3। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज τ3 इज इक्वल टू, एंड देन वी हैव I3 ω3 डॉट प्लस में देन वी हैव ω1 ω2 एंड I2 माइनस I1। ठीक है, तो ये आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इसका डेरिवेशन भी आता है, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, हम रिजल्ट याद रखेंगे क्योंकि ये फ्रीली हमारे पास रोटेट कर रही है रिजिड बॉडी। दैट्स वाई τ1 τ2 और τ3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये तीनों वैल्यूज को मैं 0 पुट कर रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज 0 0 और 0। अब देखो, आपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी स्टडी किया होगा स्फेरिकली टॉप मॉलिक्यूल्स, स्टडी किया ना स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। तो अर्थ भी एक स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल है जिसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, I1 और I2 ये तो बराबर होते हैं, बट इट डज नॉट इक्वल टू I3 हमारे पास होगा। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, फॉर स्फेरिकल टॉप रिजिड बॉडीज दिस शुड सेटिस्फाई। ओके, तो अब यहां पर अगर यही चीज मैं इन इक्वेशंस में इंपोज कर दूंगा, इन इक्वेशंस में अगर मैं यही सेम कंडीशन इंपोज कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट। ठीक है, चलो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है ना, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, फर्स्ट इक्वेशन से बताओ कितना होगा हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन से ω1 डॉट इज इक्वल टू, ω1 डॉट इज इक्वल टू आपके पास आएगा यहां पर I3 माइनस I1 डिवाइडेड बाय I1 ω3 एंड देन वी हैव ω2। ठीक है, तो आपके पास यहां से आ जाएगा बेसिकली ओमेगा, ठीक है, एंड देन वी हैव ω2। ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये जो ओमेगा आप देख रहे हो ना, जिसकी ये वैल्यू हमने अज्यूम की है, दिस वैल्यू, इसको बोला जाता है प्रिसीशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बारे में पता चलेगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन बताओ, यहां से ω2 डॉट कैलकुलेट होगा, सो ω2 डॉट हमारे पास आएगा, दिस इज इक्वल टू, यहां से सोल्व करेंगे तो माइनस, या फिर आप I1 माइनस I3 कर दो, चलो I1 माइनस I3 डिवाइडेड बाय I2। ठीक है, एंड देन वी हैव ω3 एंड ω1। तो ये आपके पास आ रहा है माइनस ओमेगा एंड ω1। ठीक है, एक बार देख लीजिए, यहां पर ये आएगा मेरे पास में। अच्छा, एक नेगेटिव साइन भी आएगा ना यहाँ पे, हाँ, तो नेगेटिव साइन आएगा तो इसमें नेगेटिव आएगा, देयर इज ए नेगेटिव साइन है, और यहां पर हमारे पास नेगेटिव आएगा, सो दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आता है। ठीक है, मतलब रीअरेंज कर लेना इन दो इक्वेशंस को, आपके पास यही मिलेगा सेम टू सेम। और ये ओमेगा जो मैंने माना है ना, दिस इज कॉल्ड एंगुलर प्रिसीशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, प्रिसीशन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसको, प्रिसीशन फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास है I3 माइनस I1 डिवाइडेड बाय, और यहां पर हो जाएगा I1 एंड इनटू में ω3। अच्छा, I1 क्यों लिखा मैंने यहां पे, क्योंकि ये I1 और यहां पर भी I2 है, दोनों तो इक्वल है इस केस में स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के लिए, तो यहां पर तो आप I1 लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाला है, यही वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। एक स्फेरिकली फ्री सिमेट्रिक रिजिड बॉडी के लिए ये इक्वेशन हमेशा वैलिडेट रहती है। ठीक है, गोल्डस्टीन की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं इसको डिस्कस करने के लिए। आगे हम चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन से आपके पास क्या आ रहा है। थर्ड इक्वेशन से देखो I2 I1 तो बराबर हो गया, तो 0 बन गया, और ω3 डॉट कितना आ जाएगा यहां से, 0 के बराबर। अगर ω3 डॉट 0 आ गया, दिस इंप्लाइज दैट ω3 कांस्टेंट है। ω3 क्या है, कांस्टेंट, करेक्ट है, ω3 कांस्टेंट है। तो देखो ये हमारे पास कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, ओके। और यहां पर जो प्लेन होगा ना, ठीक है ना, इसके अबाउट मतलब ये जो प्लेन होगा इस डायरेक्शन में, यहां पर हमारे पास लाई करेगा ω1 I कैप प्लस ω2 J कैप, करेक्ट है। और हम यहां से देख चुके हैं कि ω1 और ω2, क्योंकि मैंने यहां पर ω1 डॉट और ω2 डॉट मैंने कैलकुलेट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से कि ω1 और ω2 जो है वो टाइम का फंक्शन आएंगे।
ठीक है। और अगर ये टाइम का फंक्शन आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा 3 के अराउंड हमारे पास ये जो ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप है, ये प्रेसेस करेगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारे पास में प्रिसिशन होगा, ठीक है, दिस इज द प्रिसिशन। और ये जो वेक्टर है दिस इज ओमेगा वेक्टर भी आप कह सकते हो, सेम बात है, ओमेगा वेक्टर भी प्रिसिश करेगा अबाउट दिस जेड एक्सिस, ठीक है। प्रिसिशन यहां पर होगा अबाउट द जेड एक्सिस, ठीक है। ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज थीटा, ओके। तो इस प्रकार से फिगर में आप शो कर सकते हैं, जो ओमेगा 3 है दिस इज कांस्टेंट विद द टाइम, ओके। ये टाइम के साथ फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, और ओमेगा 3 जेड एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है, और इस जेड एक्सिस के अबाउट ही हमारे पास ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप ये क्या करेगा, प्रेसेस करेगा अबाउट द जेड एक्सिस, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है, टाइम का फंक्शन होगा, इसलिए करेक्ट है। अच्छा, अब जो डाटा आपको गिवन है उसका आप लोग यूज कर लीजिए। तो ये जो प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी है इसका वैल्यू कितना है, 2 पाई बाई टी। मैं लिख देता हूं यहां पे, देखो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा 3 का वैल्यू कितना है, 2 पाई बाई टी नोड, है ना। इसके अलोंग जो हमारे पास टाइम पीरियड है अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसके अबाउट ही सिमेट्रिक है अर्थ दरअसल, ठीक है ना, क्योंकि पोलर एक्सिस है ना, इस वजह से। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 2 पाई बाई टी नोड। फिर इसके बाद देखो I3 अपॉन I1। अब देखो I3 क्या चीज है, अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, तो I पैरेलल हो गया एक तरीके से, I पैरेलल ही मेरे पास I3 है, ठीक है। तो I3 अपॉन I1 माइनस का 1, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन वी गेट 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नोड। और देखो ये I3 है अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, विच इज 33, और I1 है इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर देखो I1 बात कर लो या I2 बात कर लो, बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बराबर होंगे ना स्फेरिकल सिमेट्रिक टॉप के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास है ये 32, सो 33 अपॉन 32 ये रेशियो आपको दे रखा है, माइनस का 1 हो गया, तो यहां से आ जाता है 1 बाई टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नोड एंड 1 अपॉन 32। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है यहां से t इज इक्वल टू 32 टी नोड। बताओ t का वैल्यू आपसे पूछ रखा था ना, तो ये वैल्यू आपके पास आएगा 32 इंटू टी नोड, ठीक है। सो दिस वाज अवर आंसर। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे याद रख लें, आने वाले एग्जाम्स में भी यहां से क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको लैग्रेंजियन दे रखा है, विच इज हाफ mx डॉट स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर एंड माइनस वी नोड ई टू द पावर माइनस 10x, करेक्ट है। और a और v नोड यहां पर पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी बनानी है आपने यहां पर। अब एक बात बताओ, लैग्रेंजियन से फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी का आप बनाओगे तो पहले तो हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करना पड़ेगा, and that is equals to total energy of the system which is conserved here, okay, and that is equal to, अब देखो हाफ mx डॉट स्क्वायर के कोरस्पॉन्डिंग जो मतलब ये काइनेटिक एनर्जी टर्म है ना, तो काइनेटिक एनर्जी टर्म क्या लिखी जाती है हैमिल्टोनियन में, p स्क्वायर अपॉन में 2m, करेक्ट है। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टाइम का फंक्शन नहीं है, इसलिए जो भी नेगेटिव साइन आ रहे हैं बस उसकी जगह पर पॉजिटिव कर देंगे। तो प्लस में ax स्क्वायर एंड प्लस में v नोड ई टू द पावर माइनस 10x। नाउ दिस इंप्लाइज दैट p का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 2m e माइनस ax स्क्वायर माइनस वी नोड ई टू द पावर माइनस 10x, करेक्ट है। चलिए अब देखो 3 कॉलम यहां पर से बनाते हैं, क्योंकि हमें वेरिएशन देखना पड़ेगा ना फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी में, e और p के बीच का तो हम लोग देखते हैं ना रिलेशन, ओके। तो एक हम बात करेंगे x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू हमारे पास में इंफिनिटी पर, और x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पर, ठीक है। तो ये 3 का वेरिएशन देखना जरूरी है अगर आप फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करते हैं तो। एक बात और बताइए मुझे, इस इक्वेशन में, है ना, इस इक्वेशन में एक चीज और समझने लायक है, अगर मैंने इस इक्वेशन में p को माइनस p से रिप्लेस कर दिया तो मुझे एक बात बता दो, एनर्जी पर कोई असर पड़ेगा क्या? इफ आई रिप्लेस p विद द माइनस p साइन, ओके, माइनस साइन, देन एनर्जी पर कुछ असर होगा? इज एनर्जी विल बी अफेक्टिव? नो, एनर्जी इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज यहां p स्क्वायर टर्म है, इसलिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ग्राफ है ना, हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। दिस इंप्लाइज दैट ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ठीक है, करेक्ट है। दूसरी बात, अगर हम x को माइनस x से रिप्लेस कर दें तो फिर एनर्जी डिफरेंट होगी, बिकॉज यहां e टू द पावर माइनस 10x है, और जैसे x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे e टू द पावर प्लस 10x हो जाएगा, है ना, एनर्जी विल बी डिफरेंट। सो एनर्जी इज डिफरेंट, दैट मीन्स
जो हमारी पी एक्सिस है ना, पी एक्सिस, उसके अबाउट हमारा ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखो पैराबोला जो दे रखा है ना आपको, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर तो पी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बन जाएगा ना। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में से करेक्ट होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। x इक्वल टू 0 अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, p इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 2m एंड e माइनस में v नोड। करेक्ट है, अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा यहां पर तो ये बनेगा मेरे पास में। और ये इक्वेशन ध्यान से देखो, ये इक्वेशन है मेरे पास है बाउंड सिस्टम के लिए। एक बाउंड सिस्टम के लिए आप ये एनर्जी लिखते हो। ठीक है, तो ये बाउंड सिस्टम मतलब क्लोज्ड सिस्टम के लिए हमारे पास ये होता है। ठीक है, फिर इसके बाद x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे बात करते हैं। क्लोज तो वैसे सारे फिगर दे रखे हैं 4 के 4। ठीक है, x इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगर मैं पुट करता हूं यहां पे देखो, सबसे पहले e माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस वी नोट ई टू द पावर माइनस 10x का वेरिएशन देखो। जब आप x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास आएगा e माइनस में इन्फिनिटी, है ना, और यहां पर e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और ये कितना होता है 0, तो e माइनस इन्फिनिटी आएगा। करेक्ट है, ओके। तो जो p है हमारा मोमेंटम p, दैट शुड बी डिक्रीजिंग। भाई एनर्जी में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, और ये x से लार्ज चला गया, मतलब इन्फिनिटी पर अप्रोच कर गया, तो ये वैल्यू तो चलो 0 बन गई, लेकिन ये वैल्यू तो इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है ना, तो e माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो p भी हमारा डिक्रीज होगा ना। ठीक है, सो मोमेंटम शुड बी डिक्रीज, ओके, व्हेन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। दूसरी बात, when x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी देन e माइनस में ए एक्स स्क्वायर माइनस वी नोट ई टू द पावर माइनस 10। इसका वेरिएशन देखो एक बार कितना होगा। अगर x को माइनस इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे तो यहां से आएगा e माइनस इन्फिनिटी, करेक्ट है, एंड माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, जो कि हमारे पास ई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, एंड दैट इज इन्फिनिटी। ओके, तो देखो अब यहां पर तो क्या हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक इन्फिनिटी आ रहा था, और यहां पर 2 इन्फिनिटी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एनर्जी में से आप 2 इन्फिनाइट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये तो यहां पर भी p वैसे डिक्रीज ही करेगा, लेकिन यहां फास्टली डिक्रीज होना चाहिए और यहां पर स्लोली डिक्रीज होना चाहिए। करेक्ट है ना, यहां स्लोली डिक्रीज होना चाहिए और यहां पर फास्टली, बिकॉज 2 टर्म्स हमारे पास एक साथ डिक्रीज होने लग रही हैं, है ना, मतलब इंक्रीज होने लग रही हैं, तो नेगेटिव साइन आने से डिक्रीज हो जाएंगी। तो 2 टर्म जो इंपैक्ट है वो तो 2 टर्म्स का है ना यहां पे, और यहां इंपैक्ट कितने का है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म का है। तो मोमेंटम तो डिक्रीज होगा दोनों केस में, मतलब प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे तब भी और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे तब भी, लेकिन दिस डिक्रीजेस स्लोली एंड दिस डिक्रीजेस फास्टली। करेक्ट है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा ना इसमें फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी, वो कुछ इस टाइप से शो होना चाहिए कि x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पर फास्टली डिके कर जाएगा आपका ग्राफ, मतलब यहां पर कहीं, और x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पर लेट होगा डिके, तो कहीं यहां पर। तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से शो होना चाहिए था, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, जल्दी डिके, है ना, और ये स्लोली डिके। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी आंसर। नेक्स्ट में हमको गिवन है लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स इज हाफ x1 डॉट स्क्वायर प्लस 2x2 डॉट स्क्वायर एंड माइनस हाफ x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर प्लस x1 x2। ठीक है, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है। देखो क्वेश्चन इजी है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते आए हैं और आगे भी आने वाले समय में बनेंगे, तो आपको कंडीशन तो पता होना चाहिए कि नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी की क्या कंडीशन है। सो द कंडीशन विल बी v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक बार अगर मुझे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स मिल जाती है, देन पुट डाउन हियर एंड जस्ट फाइंड आउट द आइगन वैल्यू। ओके, तो अब यहां पर जो लैग्रेंजियन आपको गिवन है ना, वो एक सही फॉर्म में नहीं दे रखा। एक सही फॉर्मेट में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो हाफ x1 डॉट स्क्वायर तो चलो ठीक है, ये सही दे रखा है, लेकिन क्योंकि हाफ mx डॉट स्क्वायर होता है ना हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी, ये उस फॉर्मेट में नहीं है। तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहां आएगा 1/2 4x2 डॉट स्क्वायर, करेक्ट है, माइनस साइन हाफ, और देखो यहां पर जो है ना x1 x2 लिखा हुआ है, सिमेट्रिसिटी के कारण मैं इसको लिख सकता हूं हाफ x1 x2 प्लस में हाफ x2 x1। ठीक है, तो आपके पास आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस में हाफ, ठीक है, x1 x2 एंड प्लस में हाफ x2 x1। और अब देखो यहां से मेरे को मिलेगा काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स, जिसका वैल्यू होगा हाफ
सॉरी 1 हो जाएगा यहां पे, क्योंकि हाफ का तो फैक्टर देखते हैं हम लोग, हाफ के साथ जो मल्टीप्लाइड होता है 1 और यहां पर 4 और बाकी 0। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी में हाफ को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, हाफ को छोड़ दें यहां से, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो के हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। यहां 1 यहां 1, तो 1 और 1, यहां हाफ और हाफ, तो यहां हाफ और यहां पर हाफ। करेक्ट है, ये मैट्रिक्स आपकी बनेगी। यहां पुट करते हैं तो मेरे पास आएगा 1 माइनस में, ठीक है ना, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट हमारे पास आएगा हाफ, नेक्स्ट इज हाफ, एंड देन 1 माइनस में 4 ओमेगा स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब ये तो देखो डिटर्मिनेंट है, आप इजिली सोल्व कर लेंगे यहां से, है ना। तो आगे आप एक बार खुद से सोल्व कर लेना। मैं आंसर बता देता हूं इसका कितना आएगा। ओमेगा का वैल्यू आएगा आपके पास ऑलमोस्ट 1 एंड 0.4। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली जो सोल्व कर सकते हैं, देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओके, 1 माइनस में 4 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ओमेगा स्क्वायर के अंदर, जिसके रूट्स आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। माइनस बी प्लस माइनस में रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और फिर ओमेगा जब आप कैलकुलेट करेंगे, दिस वुड बी आंसर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है, 1 एंड 0.4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी v k कैप। तो एक हमारे पास कोई रेस्ट मास है पार्टिकल जिसका m दे रखा है आपको, और वो किसी वेलोसिटी v k कैप से विद रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम मूव करने लग रहा है। ठीक है, रेस्ट मास m दे रखा है, मूवमेंट है हमारे पास z डायरेक्शन में, v k कैप इसका वेलोसिटी। करेक्ट है। आगे लिखता है कि एनर्जी जो पार्टिकल का मेजर किया जा रहा है बाय एन ऑब्जर्वर s डैश, जो कि मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी u i कैप। तो s डैश फ्रेम जो है मूव कर रहा है u i कैप, मतलब x डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है विद द वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू द s फ्रेम। अगर गामा u और गामा v हम इस प्रकार से डिफाइन कर देते हैं, तो हमारे पास एनर्जी जो है वो क्या होगा, एनर्जी मतलब s डैश फ्रेम में क्या मेजरमेंट होगा। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, तो बहुत अच्छी बात है। मैं वो फॉर्मूला आपको बता देता हूं। इफ s डैश फ्रेम मूव्स, इफ s डैश फ्रेम मूव्स in x direction with respect to s frame, then always remember, ये पार्ट b स्टार्ट हो जाते हैं यहां पे, ठीक है ना, पार्ट b स्टार्ट हो जाता है यहां से। हाँ, तो with respect to s frame, then energy as measured in this s dash frame will be E dash is equal to E minus pxv of gamma। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। होप आपको ये फॉर्मूला याद हो, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से डायरेक्टली आप कर लोगे। एक बात बताओ मुझे सबसे पहले, तो क्या मोमेंटम एस डायरेक्शन में है पार्टिकल का? नहीं, वो तो जेड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका वैल्यू 0 बन जाएगा। तो वैल्यू आ रहा है ई इंटू गामा, और ये गामा कितना होगा, गामा कितना होगा, तो देखो गामा का वैल्यू होना चाहिए 1/रूट में, और क्योंकि एस डैश फ्रेम आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है विद द वेलोसिटी यू, तो यहां होगा 1 माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और इसका वैल्यू जो हमने अज्यूम करना है ना, वो है गामा यू, तो मेरे पास आ जाएगा ई गामा यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, और ये एनर्जी है एस फ्रेम के अंदर। अब ये एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में मूविंग मास, सपोज इट इज एम डैश, एंड इनटू में सी स्क्वायर। करेक्ट है ना भाई, टोटल एनर्जी पार्टिकल का कितना होता है हमारे पास, ई का वैल्यू मूविंग मास इनटू में सी स्क्वायर, और मूविंग मास कितना होता है, रेस्ट मास, जो कि यहां एम दे रखा है मुझे, और इसके बाद गामा एंड इनटू में सी स्क्वायर। ये वाला कौन सा गामा है, जो मूविंग मास है वो तो z डायरेक्शन में जा रहा है ना विद द वेलोसिटी v, दैट्स वाई यहां गामा का वैल्यू होगा 1/रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, मतलब ये गामा v है मेरे पास में। अब ये वैल्यू उठा करके मैं यहां रख देता हूं, तो मेरे पास ई डैश का वैल्यू आ जाएगा, ई डैश का वैल्यू आ जाएगा m सी स्क्वायर एंड गामा u गामा v। करेक्ट है ना, बस ये आंसर है इसका। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट द सी लेवल एंड एट द टॉप ऑफ ए माउंटेन ऑफ द हाइट 6 किलोमीटर आर T1 एंड T2। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर, तो आपने बताना है T2 माइनस T1 बाई T1 इज क्लोजेस्ट टू, मतलब इसकी वैल्यू आपने यहां से बतानी है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, T2 बाई T1 माइनस का 1। ठीक है, और T1 और T2 आप डिफाइन कर देते हैं। चलिए T1 और T2 देखो, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन G।
T1 वाला कौन सा टाइम पीरियड था, जब सी लेवल पर था ना, तो यहां पर जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल GM अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन जब कुछ हाइट पर आप जाएंगे, विच इज सपोज हेयर 6 किलोमीटर जो दे रखा है, तो हमारे पास यहां हो जाएगा T2 का वैल्यू 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन G डैश, जहां G डैश का वैल्यू होगा GM अपॉन में R प्लस H का होल स्क्वायर। करेक्ट है। अब जब ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट करोगे तो T1 हमारे पास आएगा 2 पाई अंडर रूट में अब देखो G का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो L अपॉन में GM एंड R। करेक्ट है। और T2 मेरे पास आएगा 2 पाई अंडर रूट में, ठीक है ना। अच्छा ये R तो बाहर आ जाएगा ना, R बाहर आ जाएगा क्योंकि R स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो रूट से बाहर लेंगे तो R बनेगा। ठीक है। अच्छा यहां से आएगा L अपॉन में GM एंड R प्लस में H। ठीक है। और अब इनका रेशो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो रेशो मेरे पास आएगा T2 बाई T1 इज इक्वल टू R प्लस H अपॉन में R, यानी कि 1 प्लस में H अपॉन R। करेक्ट है। और ये वैल्यू जब यहां रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस में H अपॉन R माइनस का 1 से 1 कैंसिल आउट, सो H अपॉन R। H दे रखा है आपको 6 किलोमीटर और R आपको दे रखा है 6000 किलोमीटर, तो 10⁻³ आंसर आ गया। ठीक है। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। 3 मार्क्स के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं एज कंपेयर टू 5 मार्क्स। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर क्लास 11th 12th का आइडिया होता है, इवन इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 11th 12th के कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो आप डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10⁻³ हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लैग्रेंजियन दे रखा है और इस लैग्रेंजियन में हमारे पास बेसिकली 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो टाइम के साथ में इनमें से कौन से वाले, मतलब कितने कोऑर्डिनेट्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे और कितने कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ में चेंज होंगे, और अगर चेंज हो भी रहे हैं तो वो लीनियरली होंगे कि क्वाड्रेटिक होंगे, ये सब आपने यहां से बताना है। ठीक है ना। तो मतलब ऐसा हो गया कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है कोरस्पॉन्डिंग टू Q1 Q2 Q3 और वहां से आप जज कर लेंगे कि किस प्रकार से टाइम के साथ वेरिएशन है ना, इसी प्रकार का क्वेश्चन हो गया। तो L का वैल्यू दे रखा है हाफ M Q1 डॉट स्क्वायर प्लस में Q2 डॉट स्क्वायर प्लस में कैपिटल M Q1 डॉट Q2 डॉट एंड प्लस में K Q1 डॉट एंड Q3। करेक्ट है, ये आपको दे रखा है। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूं यहां पे, पहले Q1 के लिए लिख लेता हूं, यहां पर Q2 के लिए लिख लेते हैं, यहां Q3 के लिए। ठीक है। तो तीनों के लिए मुझे बताइए क्या होगा। d बाई डी टी डेल एल बाई डेल Q1 डॉट माइनस डेल एल बाई डेल Q1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इन द सिमिलर वे यहां पर भी लिखेंगे। ठीक है। Q2 इज इक्वल टू 0 और d बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल Q3 डॉट एंड माइनस डेल एल बाई डेल Q3 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। यहां से देखो एक बार Q1 डॉट, तो Q1 डॉट यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर भी प्रेजेंट है और यहां पर भी प्रेजेंट है, तो यहां पर आएगा देखो d बाई डी टी। ओके। और यहां से बनेगा M Q1 डॉट प्लस में कैपिटल M Q2 डॉट एंड प्लस में K Q3। करेक्ट है। माइनस में अब Q1 कहां पर आने लग रहा है, तो Q1 तो कहीं पर भी नहीं है ना, Q1 तो कहीं पर भी नहीं है, तो हमारे पास ये 0 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो M Q1 डबल डॉट प्लस कैपिटल M Q2 डबल डॉट एंड प्लस K3 Q डॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ रही है Q1 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं Q2 के लिए। Q2 कहां पर प्रेजेंट है, Q2 डॉट यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, सो d बाई डी टी और यहां पर मेरे पास आएगा Q2 डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से आएगा M Q2 डॉट और यहां से मेरे पास आएगा प्लस का कैपिटल M एंड Q1 डॉट और Q2 तो प्रेजेंट ही नहीं है तो 0 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो M Q2 डबल डॉट प्लस कैपिटल M Q1 डबल डॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो यहां से मेरे पास आ रहा है Q2 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस M अपॉन स्मॉल m एंड Q1 डबल डॉट। करेक्ट है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन आई गेट। थर्ड इक्वेशन वहां से मिलेगी मुझे। देखो Q3 डॉट कहां पर प्रेजेंट है, कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, तो 0 बन जाएगा इसका। Q3 प्रेजेंट है क्या, हाँ यहां पर प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ, तो माइनस का एंड K एंड Q1 डबल डॉट। ठीक है। सॉरी Q1 डॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है। तो Q1 डॉट कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब Q1 कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो चलो एक तो मुझे पता चल गया कांस्टेंट है ना, एक तो मुझे पता चल गया कांस्टेंट है, और क्योंकि Q1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो Q1 डबल डॉट हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। और अगर ये 0 हो गया तो यहां पर Q2 डबल डॉट भी कितना हो जाएगा, 0।
करेक्ट है। तो Q2 डबल डॉट अगर 0 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट Q2 डॉट हमारे पास में कांस्टेंट आएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट Q2 हमारे पास आएगा C इंटू टी प्लस सम अनदर कांस्टेंट, सपोज C डैश। मतलब ये लीनियरली जो है ना टाइम का फंक्शन है। सो Q2 इज वेरिंग लीनियरली विद द टाइम t। अच्छा, अब यहां पर आते हैं, देखो Q1 डबल डॉट कितना है 0, Q2 डबल डॉट कितना है 0, तो यहां से हमारे पास आएगा Q3 डॉट इज इक्वल टू 0। सो इट मीन्स Q3 इज कांस्टेंट। तो देखो Q3 कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, बट Q2 हमारे पास टाइम के साथ लीनियरली डिपेंड कर रहा है। सो आंसर होगा 2 कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट एंड 1 इवॉल्व्स लीनियरली। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विल बी, हमारे पास देखो एक फ्लाईव्हील जैसा फिगर दे रखा है और जो वायर है ना उसके साथ एक स्प्रिंग और कनेक्ट कर दिया जस्ट, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार से फिगर बना रखा है कि ये हमारे पास में वायर, एक स्प्रिंग और यहां से डिस्क, और डिस्क के साथ हमारे पास है ये एक कनेक्टेड मास, ठीक है। मतलब ब्लॉक है जिसका मास कितना है m के इक्वल है, डिस्क का रेडियस a के इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है, ठीक है। सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं। आगे कहता है कि जब ये हमारे पास में ऑस्किलेशन करेगा तो मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को करने के काफी तरीके हो सकते हैं, देखो है ना। एक तरीका तो ये है कि आप एनर्जी निकाल लो, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और क्योंकि वो टाइम के साथ में तो चेंज तो होनी नहीं है क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है, तो dE/dt आप 0 पुट करेंगे तो वहां से आपको मिल सकती है ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा है फोर्स इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन लिख करके वहां से आपको मिल सकता है। तीसरा मेथड है लैग्रेंजियन आप डिफाइन कर लो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ओके। तो जैसे मान लो आप लैग्रेंजियन मेथड से कर रहे हो या फिर चलो एनर्जी मेथड से आप कर रहे हो, तो किसी भी मेथड से कर सकते हो। पहले मैं इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट लिखता हूं इसके अंदर, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होगा इसके अंदर, तो मान करके चलते हैं कि इसका यहां से जैसे रेफरेंस पॉइंट हमने अज्यूम कर रखा है ना, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है x है, ओके, दिस इज x, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है सपोज करते हैं दिस इज y, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस आपके पास आएगा ना कर्व्ड, ये हमारे पास होगा सपोज करते हैं पाई r, पाई a होगा क्योंकि यहां पर जो है ना a ले रखा है ना रेडियस, ठीक है, तो पाई a होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x प्लस में y प्लस पाई a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, करेक्ट है ना। ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए ना, ये तो पुली वाले क्वेश्चंस में भी आपने किया होगा। तो x प्लस पाई a प्लस y इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस वायर विच इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो x डॉट है, x डॉट, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा हमारे पास में a इंटू थीटा डॉट। भाई अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट x हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, a हमारे पास में डिस्क का जो है वो रेडियस है, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होगा ना, क्योंकि ये एक प्योर रोटेशनल मोशन है, ट्रांसलेशन थोड़ी ना कर रहा है, ये प्योर रोटेशन है इसका। तो प्योर रोटेशन के केस में तो v इज इक्वल टू r ओमेगा लिखा जा सकता है, मतलब x डॉट इज इक्वल टू a थीटा डॉट लिखा जा सकता है। तो ये है इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। आप देख सकते हैं इक्वल्स टू साइन है तो होलोनोमिक है, ठीक है। तो टाइम के साथ में इवॉल्व हो रही है तो स्क्लेरोनोमिक भी है। तो ये चीजें आपने थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बताओ जरा कितना होगा। देखो काइनेटिक एनर्जी, एक तो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा ना डिस्क का, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यानी कि थीटा डॉट स्क्वायर, करेक्ट है, प्लस में उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होगा हमारे पास में इस ब्लॉक का ना, इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी होगा कितना होगा, हाफ m एंड y डॉट स्क्वायर, y डॉट स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी इसका अगर स्प्रिंग का लिखेंगे ना, तो मान करके चलते हैं कि शुरुआती दौर में जो इक्विलिब्रियम हमारे पास में लेंथ होगी ना स्प्रिंग की, सपोज करते हो x नोड है, और अगर x डिस्प्लेस हो जाती है तो वैल्यू हमारे पास आएगी हाफ k एंड x माइनस x नोड का स्क्वायर। क्या कोई और पोटेंशियल एनर्जी है? बिल्कुल है, ये रे देखो mgh, अगर ये रेफरेंस माना है तो माइनस का mgh लिखना पड़ेगा नेगेटिव में, ठीक है। तो mgh कितना है, y है इस केस में, तो y लिखेंगे, करेक्ट है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और ये हमारे पास हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। बट देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं ना मुझे, उस ऑप्शन में कहीं पर भी ना तो g है, ग्रेविटी मतलब इग्नोर किया हुआ है, और दूसरा x नोड भी नहीं है, तो वो भी इग्नोर किया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, इनको इग्नोर कर देते हैं, यहां से इसको हटा दो और इसको हटा दो। इग्नोर तो करना पड़ेगा ना इस केस में, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं दे रखा हमको। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रेविटी नहीं आएगी, ग्रेविटी आएगा टर्म, बट उसने इग्नोर किया हुआ है, हम ऑप्शन में देख नहीं रहे हैं इस चीज को। दूसरी बात यह है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस पाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो x डॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का y डॉट। तो यहां से मेरे पास आएगा हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस में हाफ m एंड x डॉट स्क्वायर, करेक्ट है ना। y डॉट का वैल्यू कितना हो गया, माइनस x डॉट, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का x डॉट स्क्वायर, और ये है मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी।
तो लैग्रेंजियन कितना आ गया, द लैग्रेंजियन विल बी काइनेटिक, सो हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर, और मैं एक काम करता हूं थीटा डॉट की वैल्यू यहां से रख देता हूं इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट से, तो x डॉट बाय ए आ जाएगा, तो हटाओ इसको यहां से लिख देते हैं x डॉट बाय ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर एंड माइनस में पोटेंशियल एनर्जी विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है। और अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो आप, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा हमारे पास, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट एंड माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो, इसका कितना होगा, डी बाई डी टी एंड देन अब देखो आई एक्स डॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, अच्छा आगे भी टर्म आएगी, ये वाली टर्म से भी आएगा, प्लस में एम एक्स डॉट माइनस, देखो माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस बनेगा, और x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियली, तो मेरे पास आएगा kx, तो प्लस का kx इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा आगे लिखते हैं, देखो इसमें d बाई डी टी, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा x डबल डॉट कॉमन दोनों में टर्म्स में से एंड आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस में m एंड प्लस में kx इक्वल्स टू 0, यहां से मेरे पास आएगा x डबल डॉट प्लस में और k ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई प्लस में एम ए स्क्वायर एंड इंटू में x इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। देखने से पता चल रहा है ये मेरे पास है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, कंपैरिजन करने से पता चलता है ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू है, तो ओमेगा आ जाएगा रूट में के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई प्लस में एम ए स्क्वायर, ठीक है, दिस वाज द आंसर, दिस वाज द आंसर। अच्छा इस मेथड को ना आप एनर्जी से भी कर सकते थे, जैसे मान लो आप एनर्जी से कैसे करोगे, टोटल एनर्जी डिफाइन कर दो इस सिस्टम की, टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल, काइनेटिक कौन कौन सी होगी, देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी, यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और थीटा डॉट मेरे पास है एक्स डॉट बाय ए, तो लिखेंगे एक्स डॉट अपॉन में ए इसका होल स्क्वायर, प्लस में और बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी होगी हमारे पास मास की ना, तो दैट वाज हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ इसकी एनर्जी होगी, तो प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर, तो मैंने टोटल एनर्जी लिख दिया, और क्योंकि सिस्टम का एनर्जी कंजर्व्ड है ना, तो यहां पर आप ऐसा कह सकते हो कि डीई बाई डी टी का वैल्यू 0 बन जाएगा, भाई कांस्टेंट या कंजर्व्ड क्वांटिटी का जब डेरिवेटिव करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो 0 बनेगा, ओके। इसका आप एक बार डेरिवेटिव लो, कितना आएगा आपके पास, हाफ आई एंड सॉरी हाफ आई नहीं आई एक्स डॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और इसके बाद देखो यहां पर एक्स डॉट और फिर एक्स डबल डॉट भी आएगा, आप टोटल टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो ना, तो यहां पर देखो आई अपॉन ए स्क्वायर और हाफ इंटू में 2x डॉट और x डॉट का x डबल डॉट प्लस में यहां से देखो कितना आएगा, यहां से आपके पास बनेगा हाफ एंड m, और देखो यहां से बनेगा 2x डॉट और फिर x डॉट का x डबल डॉट, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में यहां से बनेगा हाफ के एक्स स्क्वायर का होगा 2x और फिर x का x डॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट देखो ये जो जितने भी x डॉट है ना, x डॉट x डॉट x डॉट ये सब उधर जाकर के 0, ठीक है ना। अच्छा ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, x डबल डॉट अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बनेगा i अपॉन में a स्क्वायर प्लस में m, ठीक है, एंड प्लस में kx इक्वल्स टू 0। तो क्या ये वही इक्वेशन है जो हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था, तो यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो मेथड वही है सेम टू सेम, आंसर यहां से भी यही आ रहा है, आप एलसीएम ले लो यहां पे, ठीक है ना, तो x डबल डॉट प्लस में एलसीएम लेंगे और इसको जब यहां नीचे लेकर के आएंगे ना तो आएगा के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई प्लस में एम ए स्क्वायर एंड देन x इक्वल्स टू 0, तो सेम मुझे यहां पर मिल रहा है, दिस वाज द आंसर, ठीक है ना। तो ये थे हमारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्लासिकल फिजिक्स, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे सोल्व हो गए होंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स से बेस्ड सितंबर 2022 के सॉल्यूशन हमने कर लिए हैं। सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।